अभी तो नया डीसी आए हैं, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं बोले। हमने बोला है 5 दिनों में पूरा रिपोर्ट दीजिए, उस रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे। हमारे पास तो बहुत सारा जानकारियाँ हैं और उनके साथ में कहीं भी त्रुटि। आज दिनांक 27 मई 2025 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की माननीय सदस्य डा. आशा लका ने धनबाद जिला के समाहरणालय सभागार में सभी जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय, कल्याण और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिला में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्य, अनुसूचित जनजाति हेतु उपलब्ध हॉस्टल, शिक्षक की संख्या, बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति, अनुसूचित जनजाति को वनपट्टा उपलब्ध कराने, अबुआ आवास की अद्यतन स्थिति, महिला स्वावलंबन, कब्रिस्तान, शमशान घेराबंदी एवं शेड निर्माण, बिरसा कूप योजना की स्थिति, पोटोहो खेल मैदान की स्थिति, जाति प्रमाण पत्र निर्माण कार्य की स्थिति, थानों में एफआईआर एवं उसके कार्रवाई की स्थिति, बाल मजदूरी में कार्रवाई की स्थिति, जेएसएलपीएस द्वारा किए जा रहे कार्य की स्थिति, मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने की अद्यतन स्थिति समेत कई विभिन्न बिंदुओं पर विभागवार समीक्षा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की माननीय सदस्य डा. आशा लका ने तोपचाची प्रखंड के चलकरी गांव में स्थित पीजीटीवी परिवारों को बिजली, पानी, मकान, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधा, गांव तक पहुंच पथ, आंगनबाड़ी केंद्र, खाद्यान्न आपूर्ति की स्थिति की जानकारी लेते हुए छूटे हुए लाभुकों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने एवं कार्य में प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने जिला में लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा सभी विद्यालयों में शिक्षकों हेतु समय समय पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम कराने हेतु शिक्षा पदाधिकारी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हो चुके हैं वैसे बच्चों के घरों तक पहुंचकर बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। वन पट्टा की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को अधिक से अधिक लाभुकों को इस योजना से लाभान्वित करने हेतु निर्देशित किया। माननीय सदस्य डा. आशा लका ने सभी गांव में पहुंच पथ बनाने हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं सिविल सर्जन को स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जाति प्रमाण पत्र निर्माण हेतु एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को समय तय सीमा के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाल मजदूरी पर कार्रवाई करने हेतु श्रम अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा समाज कल्याण पदाधिकारी को सभी क्षेत्रों में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने हेतु भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मनरेगा पीओ को मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। माननीय सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने उपायुक्त श्री आदित्य रंजन को जिले के गरीब छात्र छात्राओं हेतु जेपीएससी एवं यूपीएससी की मुफ्त तैयारी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी 10वीं एवं 12वीं के रिजल्ट आए हैं, उनमें से जिला के टॉपर की लिस्ट बनाकर उन्हें प्रशासनिक सेवा की तैयारी कराएं। कोई भी विद्यार्थी पैसे के अभाव में पढ़ाई न छोड़े, इसका ध्यान रखें। साथ ही उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक को संवैधानिक सुरक्षा उपाय पर जोर देने एवं आपराधिक मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त श्री आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री HP जनार्दनन, डीडीसी श्री सादात अनवर, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित। सबसे पहले आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातीय समुदाय के संरक्षण और सुरक्षण के लिए काम करती है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 का के तहत आयोग का गठन होता है और भाग 5 के तहत हम देश के किसी भी कोना में आदिवासी समाज के हित के लिए उनकी विकास योजना से जुड़ी प्रक्रिया में भाग भी लेते हैं और सलाह भी देते हैं। इसी निमित्त हम धनबाद आए थे और लगातार धनबाद में हम विजिट भी किए हैं अलग अलग मामलों को लेकर के और दिखे भी हैं। यहाँ के आदिवासी समाज से हम पहले भी आके मिले हैं, कल भी मिले हैं। सभी ने अपना अपना योजना भी दिए हैं,
प्रक्रिया भी दिए हैं। और आज देर बैठक होने का कारण भी यह था कि यहाँ का डीसी चेंज हो गए हैं, आए हैं नए डीसी। उन्होंने बैठक में पूरे समय भाग भी लिए हैं और सभी डिपार्टमेंट को पूछे भी हैं। विशेषकर हमने एजुकेशन के बारे में पूछा है। एजुकेशन में हमने देखा कि जिस तरह से हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, लेकिन वहाँ जो पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए छात्रावास चाहिए वो सिर्फ लड़कों का है, लड़कियों के लिए नहीं है। तो हमने आज यहाँ बोले हैं कि एक प्रपोजल बनाइए। यहाँ तो BCCL है और बहुत सारा कंपनियां हैं जिसके माध्यम से CSR का फंड है, उससे आप समरसता हॉस्टल बना सकते हैं। समरसता हॉस्टल इसलिए क्योंकि सभी समाज उसमें आ सकते हैं, ST है, SC है, OBC है, सब लड़कियों के लिए एक हॉस्टल अगर बन जाए तो उनको पढ़ने के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उनको किसी का घर में रूम रेंट लेकर के रहना ना पड़े। ये हमने कहा है कि इसका एक प्लान करो। और दूसरी बात, जितना भी स्कूल के बच्चे ड्रॉप आउट दिखा रहे हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसका आंकड़ा सही नहीं है। एक बार पूरा डिटेल्स आंकड़ा लेने के बाद में आप बताइए। और ड्रॉप आउट का अगर मामला ST में बहुत ज़्यादा है तो आपने इसको प्रोत्साहन करने के लिए कुछ योजना प्लानिंग किया है क्या, प्रचार प्रसार किया है क्या, ये हमने पूछा है। तीसरा बात, हमने हेल्थ को पूछा है। हेल्थ में पूछा है कि पूरे जगह CSC और PSC आपका है, वहाँ पर डॉक्टर्स और ये है कि नहीं, या सदर अस्पताल जो है, सदर अस्पताल में टोटल डॉक्टर कितने हैं, BSc नर्सिंग कितने हैं, GNM NM के बारे में पूरा डिटेल हमने पूछा है। और इसमें विशेषकर जो कैंप होते हैं वो कैंप कहीं होता नहीं है ग्रामीण क्षेत्र का, इसलिए हमने कहा है कि शहरी क्षेत्र में स्लम एरिया और ग्रामीण क्षेत्र को टारगेट करके बरसात से पहले आप कैंप शुरू करेंगे तो कम से कम उनको जो सरकारी सुविधा मिलती है, जन औषधियाँ मिलती है, वो हमने बोला है कि उनको पहुंचाने का काम कीजिए। हमने यह भी पूछा कि एनीमिया सिकल सेल के बारे में आपके ज़िला में क्या है, तो पता चला कि एनीमिया सिकल सेल तो नहीं है। और नहीं है तो आपने जिसका जांच कराया उसका पूरा रिपोर्ट हमने मांगा है, तो उससे पता चलेगा कि जांच सही है या नहीं है। और एक बोले हैं कि आपका OPD जो लगता है उसका एक रोटेशन होना चाहिए। डिस्प्ले इंग्लिश में लोग करते हैं, हमने कहा हिंदी में करो तो लोग पढ़ पाएंगे, तो कम से कम वो हो जाए। कुछ ऐसे कि संथाली में भी रिकॉर्ड करके थोड़ा बता देंगे तो यहाँ का ST समुदाय जो संथाली भाषा जानते हैं वो समझ पाएंगे कि कौन सा डॉक्टर कहाँ रहते हैं। हमने मनरेगा के बारे में पूछा कि गांव-गांव क्षेत्र में बरसात आ रही है, अभी जिस तरह से सभी ब्लॉक के BDO CO आए थे, हमने सबको पूछा कितना रोड है जिसमें आपका मनरेगा का काम चल रहा है, तो किसी ने कुछ बता नहीं पाए, चल रहा है बस ये बताए हैं। उसका डिटेल्स भी हमने पूरा मांगा है। हमने पूछा है कि टुंडी का पूर्वी पश्चिमी में तो हम पिछले बार आ रहे थे, रोड तो ऐसे कबाड़ा है, उसको आपने बता नहीं पाए। कल हम झरिया के इलाका में जा रहे थे, हो सकता है किसी एरिया में बैंड होगा, लेकिन जिस इलाका में लोग रह रहे हैं तो उस इलाका में आपने विकास का काम क्या किया। एक हमने जल से नल योजना के बारे में पूछा। इग्यारकुंड जो पंचायत है, उस पंचायत में आज ना पीने का पानी का सुविधा है, ना खेल का मैदान है, ना ही वहाँ जाने का कोई सुविधा है। तो इसके लिए हमने उनको बोला कि इसको प्राथमिकता के तौर पर ले, और वहाँ का जो मिडिल स्कूल है उसी पर लोगों का जीवन बसा हुआ है। तो उनमें सिर्फ 3 टीचर हैं। हमने DC को निर्देश दिया है कि आप उनको देखिए और टीचर बहाल कीजिए। अगर वो नहीं तो कोई पढ़ा लिखा बढ़िया लड़का होगा पारा टीचर में, उनको बहाल कीजिए और उस स्कूल में पढ़ने आने के लिए बच्चों को भेजिए, ताकि वो उसका जीवन सक्सेस हो पाएगा। ये हमने बोला है। थर्ड, हमने जो किसान के बारे में कृषि विभाग को भी पूछा है कि बरसात आ जा रही है, आपके पास कुछ बीज आया है क्या? अभी तक कोई बीज नहीं आया है। अभी किसान को बीज नहीं मिलेगा तो 1 महीना के बाद वो बीज कैसे डालेगा? तो हमने नोट भी किए हैं कि ये राज्य सरकार से बात करेंगे। थर्ड, हमने पूछा श्रम नियोजन को। श्रम नियोजन को पूछा है कि आपके इलाके में जितना भी चाहे बाल श्रम का व्यक्ति हो या लेबर कैटेगरी का कोई भी जो संगठित असंगठित क्षेत्र है, उनमें से कितना लेबर का आपके पास में रजिस्ट्रेशन है? अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपने उनको प्रशिक्षण दिया है क्या? कुशल अर्धकुशल क्या है? अगर वो नहीं है तो उसको किसी तरह का कोई मामला आता है, जैसे मान लिया नगर निगम में काम करने वाला सफाई कर्मचारी है, खेतों में काम करने वाला किसान है, बिल्डिंग में काम करने वाला लोग है, कई लोग कोयला खान में काम करते हैं। हाँ, तो इन सभी कैटेगरी का लेबर को अगर आप जोड़ेंगे तो लाखों में होंगे, जो उनके पास आंकड़ा नहीं। हमने बोले पूरा डिटेल्स आंकड़ा बाय अलग अलग करके दो। लेबर का केस जो हुआ है उसका अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में क्या है? उनको लेबर डिपार्टमेंट से क्या मुआवजा मिली है अथवा नहीं मिली है, ये हमने बोला है। पुलिस डिपार्टमेंट को हमने पूछा, पुलिस डिपार्टमेंट ने कई विषय भी हम लोग दिए। अभी झरिया में एक व्यक्ति को मार दिया गया था,
तो उसका एफआईआर तो हुआ लेकिन मुआवजा अभी नहीं दिए हैं। तो हमने कहा है कि जिला का जो बैठक होता है उसमें आपने क्यों नहीं बैठ के विषय रखे हैं, तो वो भी रखने की बात आई। उससे पहले और एक मामला आया था, आयोग में वो संज्ञान में लिया था कि एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती पुलिस ने उनके मुंह पर पेशाब कर दिया था। उसके ऊपर बहुत तरह का मामला आया था। वो दिव्यांग व्यक्ति है, उसको मार मार के दिव्यांग बना दिया, उसका आँख नहीं दिखता है। तब जब आयोग में संज्ञान आने के बाद में जाके थाना प्रभारी पर एफआईआर हुआ है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है अभी हमने पुलिस को पूछा है। उनके पास कितना एसटी का थाना है, तो एक है। तो हमने कहा कि आपका जो टोटल थाना है उस टोटल थाना में से एफआईआर करवाइए वहीं, और एसटी का ये धनबाद आना ना पड़े, नहीं तो जीवन भर वो भागते रहेगा, क्या ही कर पाएगा। एफआईआर नहीं होने के कारण आदिवासी समाज को थाना में घुसने नहीं देते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए हम लोग ने बोला है। और एसटी का जहाँ भी केस होगा तो उसका आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। और हमने पूरा टोटल पूछा है कि उनके पास टोटल जो पुलिस फोर्स है वो कितने हैं, उसको पूछा है। आपके यहाँ जो धनबाद में ड्रग्स पैडलर बहुत हैं, छोटे छोटे बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं, इसके लिए आपका कुछ अभियान चलता है या नहीं चलता है? तो उन्होंने बताया अभियान चलता है। अभी तो नया डीसी आए हैं इसलिए हम बहुत कुछ नहीं बोले। हमने बोला है 5 दिनों में पूरा रिपोर्ट दीजिए, उस रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे। हमारे पास तो बहुत सारा जानकारियाँ हैं और उनके साथ में कहीं भी त्रुटियाँ पाई जाएगी तो हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। जैसा दिव्यांग के बारे में आप बता रहे हैं किसी नहीं, अभी हमारे पास में वो लेटर था, उनको हमने दे दिया है। लेकिन वो जो मामला सामने आया वो 3 थाना के क्षेत्र में आया, वो उसको इधर से उधर भगाते गए। तो अभी पूरा डिटेल्स ध्यान में नहीं है, लेकिन हमने उनको पूरा लेटर दे दिए हैं, उनको कार्रवाई करने के लिए धनबाद में ये विषय सामने आए हैं। तो उसके लिए इनके पास में कोई योजना नहीं है कि शेल्टर होम बनाएंगे और उनको रहने का व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन हमने कहा है कि इस टाइप का जब विषय सामने आता है तो खुद को प्रपोजल भी देना चाहिए। प्रपोजल ही नहीं दोगे तो अगला को क्या ही पता चलेगा। जैसे अभी किसान को ये पशुपालन विभाग में किसी को गाय होता है, किसी को बकरी देना होता है, किसी को कुक्कुट पालन, बिना इसका क्या बोलते हैं सो क्वारंटीन का आप गाय दे दिए, बेचारा का गाय मर गया, उसको आप कह रहे कि नहीं उसका तो होता है क्या बोलते हैं सो इंश्योरेंस होता है, लेकिन उस गरीब को कहाँ पता है इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। मर लो तो मर लो, इस शब्द का जो स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब कैसे? स्वास्थ्य सिस्टम में तो कई डॉक्टर यहाँ धनबाद छोड़ चुके हैं, वो विषय सामने आया है, इसलिए इसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ स्कूल, अगर हम यहाँ 11 कुंड की अगर हम बात करते तो धनबाद से सटा हुआ इलाका है, तो अगर हम और दूर की बात करेंगे तो कई स्कूल ऐसे होंगे जहाँ शिक्षक भगवान भरोसे चल रहे हैं। क्या लग रहा है? पेयजल तो यहाँ है नहीं, पेयजल के लिए कोई प्लान नहीं है। हमने बोला है शहरी क्षेत्र में भी नगर आयुक्त को कि आपका जितना भी जलाशय है और जल के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको भी आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनका रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। तो आप दिल्ली में भी कई जगह रिसाइकल हुआ है, उस पानी को पीने योग्य बनाया, पुणे में बनाया, तो ऐसी जगह विजिट करो तो ध्यान में आएगा कि जनता को कैसे लाभ मिलेगी। आपके पास प्लान नहीं होगा, विजन भी नहीं होगा, तो पानी देने के लिए कोई कैसे खड़ा होगा। तो ऐसे जो वर्ल्ड बैंक है इसके साथ आपका कम्युनिकेट हुआ है क्या, या कोई ऐसे PSU है जैसे यहाँ BCCL है, और नहीं BCCL के साथ आपका बातचीत हुआ है क्या कोई? हाँ, तो इसके लिए हमने कहा है कि एक समन्वय बनाइए और एक अच्छा काम कीजिए, ताकि कई फंड है, DMFT का फंड है, उससे आप कुछ कर सकते हैं। तो पीने का पानी के लिए किसी को अभाव नहीं होगा। अगर हाइड्रेंट आप खोद सकते हैं, हाइड्रेंट आ जाएगा कोयला क्षेत्र में, तो कई गांव पानी उसका लाभ ले सकते हैं पाइपलाइन के द्वारा। 5 दिन का समय दिए हैं पूरा डिटेल रिपोर्ट के बाद में, और रिपोर्ट होने के बाद में वो सारा विषय आएंगे जो जो विषय ये इनके पास नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आदिवासी का जो शमशान घाट है वो राज्य सरकार ने दिया ही नहीं है, तो आदिवासी का शमशान घाट है ना, उसका घेराबंदी है ना, उसके लिए शेड है। क्या आदिवासी ऐसे ही चलेगा? आदिवासी अगर काम करता है उसका भी अपना शमशान घाट है, तो उनका घेराबंदी और शेड तो चाहिए। वो भी अंतिम में समय में अच्छे से शमशान घाट में जाना चाहता, अंतिम प्रक्रिया उनका अच्छे से हो जाए, अंतिम विसर्जन उसका अच्छे से हो जाए, अंत्येष्टि अच्छे हो जाए, इसके लिए विचार करना चाहिए। तो हम लोग उसको भी नोट किए हैं, राज्य सरकार को उनको देंगे कि आप आदिवासी को अनदेखी किए हैं। बाकी समाज के लिए है लेकिन आदिवासी के लिए नहीं है, तो गलत बात है। कहीं आप जलाने का सुविधा नहीं है, खुद उनको क्या बोलते हैं दफनाने का सुविधा नहीं है, तो इसका भी व्यवस्था तो 5 दिन बाद जो कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्र में इसका विषय सामने आया है वो पूरा डिटेल्स उन्होंने देंगे, कितना किया है, नहीं किया है, कितना को ट्रेनिंग किया, कितना प्लेसमेंट किया, सारा डिटेल्स मांगे हैं। रूरल दोनों का, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी मांगे हैं, आपका जन वितरण प्रणाली का भी मांगे हैं, अभी आपका इसका क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी सेंटर का भी पूरा डिटेल मांगे हैं। उसमें भी जो भाड़े में चलते हैं उसका जो रेट है वो आप दिए नहीं है, 5-6 महीना से सेविका सहायिका को पैसा नहीं मिला, सारा विषय है।